और यार पानी की बोतल को भूल गए। If anyone is able to get through this, let me know. इजी है, बस सारे जो फॉर्मूले आपने भी लिखे हैं उनको यूज, थोड़ा उसमें से कुछ यूज करने हैं। स्नेल्स लॉ लगाना है, और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब को मैंने बताया था क्या होता है इसका मतलब। चीज़ों को कनेक्ट करो, जो हमने अभी क्रिटिकल एंगल पढ़ा, क्रिटिकल एंगल जो पढ़ा, R1 R2 का जो पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, और स्नेल्स लॉ पढ़ा, इन तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालना। अगर इसको मैं R2 बोलूं तो ये R2 कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल है, राइट? आपको यहां से दिख जाएगा ना, ये क्रिटिकल एंगल है गाइस, तभी तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ है इसका। और आपको R1 प्लस R2 मैंने क्या बताया? A 90 है। गॉट इट? गुड। चलो, किसी एक का तो हुआ। देखो, कहानी कुछ इस तरीके से है कि हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा और साइन R1 का रिलेशन है स्नेल्स लॉ से, तो वहां से R1 से थीटा कनेक्ट होता है, लेकिन R1 और R2 में कनेक्शन है। हो गया? दो लोगों को। चलो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई मुझे, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। आई होप आप लोग आस ही पास हो गए, बस थोड़ा शायद कहीं ना कहीं अटक रहे हो। देखो,
हमेशा इन प्रॉब्लम्स में देखो कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी। कहानी स्टार्ट होगी जो हमें चाहिए। हमें चाहिए साइन थीटा, क्योंकि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, राइट। तो हम लिख लेते हैं पहले साइन थीटा अपॉन, इसको बोल दो यार R1। जो चीज़ चाहिए उसको लिख लो अपने टर्म में, बाद में सब हट जाएगा। आपने लाइफ में पढ़ी ना अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों पढ़ी है? इसीलिए पढ़ी है ना यार, इस्तेमाल करने के लिए पढ़ी है। साइन थीटा बाई साइन R2, इसको आप n लिखोगे, स्नेल लॉ लगाया आपने, तो हाँ इतना तय हो गया कि साइन थीटा हमारा कुछ तो आ गया, n टाइम्स साइन R2 आ गया। R2 हमारा दुश्मन है, साइन R2 वो लिखा हो, सॉरी R1 है, सॉरी R1, यहाँ पे R1 होगा, सॉरी R1 हमारा दुश्मन है। R2 लेके आना है या हटाना है, कैसे करें? हमें यार ये दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 90 है। क्यों? क्योंकि ये टॉप एंगल है A, R1 प्लस R2 A होता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये है हमारे पास और दूसरी चीज़ ये है। अब ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, साइन R1 हटाना। तो यार तुम्हें साइन R2 पता है, R1 क्या है 90 माइनस R, तुमको चाहिए साइन R1, साइन ले लो तो ये जाएगा, सॉरी कॉस R2। साइन R2 क्या लिखा है, तो कॉस R2 क्या होगा भाई? कॉस R2 क्या होगा? साइन R2 ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये आपका आ गया साइन R1, जो आपको यहाँ चाहिए। वहाँ से लिखोगे तो ये n और वो स्क्वायर रूट के, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा पूरा, है ना। तो ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये एन स्क्वायर n की तरह बाहर आएगा, तो उसको मार देगा, खाली क्या बचेगा आपको, एन स्क्वायर माइनस जो ऊपर रखा हो, और ये है साइन। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दिस साइन इनवर्स। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है था, कुछ नहीं। सोचा कैसे हमने, रास्ता कैसे ढूंढा? रास्ता ऐसे ढूंढा कि भाई पहले लिख लिया, पहले लिख लिया। तो ये हर क्वेश्चन में करना है आपको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं काउंटलेस क्वेश्चन बना सकता हूँ इसमें, आते भी एग्जाम में। जो चाहिए राइट दैट एंड सी व्हाट वी नीड एंड देन लुक एट द प्रॉब्लम व्हाट हैज बीन गिवन टू यू। ओके, साइन R2 इज 1 बाई n बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल एंगल। ठीक, R1 प्लस R2 90 है, हमें चाहिए साइन R1। यहाँ पे साइन R2 दिख रहा है और R1 R2 रिलेशन है, काम खत्म। R1 आ गया 90 माइनस R2, तो साइन R1 इज इक्वल टू कॉस R2। साइन R2 पता है तो कॉस R2। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ना हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन है गाइस CBSE बोर्ड का 2025-2024। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया। चलो अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद लेंथ स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसका और क्रिटिकल एंगल का कंबाइंड एप्लीकेशन थोड़ा सा। A ray of light is incident from air, incident on glass slab from air। ठीक, ग्लास स्लैब की थिकनेस T हमको दी हुई है √3 सेंटीमीटर। ये अपने को √3 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, और रे ऑफ लाइट इस तरीके से फॉल कर रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। बोल रहे हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, दिस इज इक्वल टू IC।
फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, ये दिया हुआ है, ठीक है। द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे, पूछा क्या है, फाइंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन बताया था, B इज इक्वल टू T साइन I माइनस R टाइम्स सेक आर, या फिर निकल दो कॉस आर, एक ही बात है, ठीक। फॉर्मूला आपके सामने है, T दिया हुआ है, आपको पता करना चाहिए, ठीक। एक चीज और दी हुई है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन, साइन 15 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो लगेगी आपको जरूरत, वो उन्होंने दी हुई है 0.26। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर है, आईसी के बराबर है फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। आ गया 0 पॉइंट, आई थिंक इट इज करेक्ट, गुड। चलो, पहली बात तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये टीआर का केस है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि यार ये एंगल उस क्रिटिकल एंगल के बराबर है न्यूमेरिकली, दिस इज नॉट अ केस ऑफ टीआईआर, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, इज नॉट टीआईआर। बस बताने के लिए आपको बता रहा है कि आई की वैल्यू आईसी के बराबर है। आईसी कैसे निकालोगे, 1/√2, तो पहले निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू आईसी विच विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ मतलब 1/√2, मतलब ये होगा एंगल 45 डिग्री, ये निकल आया एंगल गाइस 45 डिग्री। एक चीज डन है, एक चीज डन है, टी आपके हाथ में था ही, अब क्या बचा आर। अरे यार स्नेल्स अंकल कब काम आएंगे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, व्यू करके करोगे आप, साइन आई तो साइन 45, साइन आर वो निकालना है आपको, आर इज इक्वल टू √2, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो 1/√2, साइन आर ऊपर जाएगा, नहीं एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सही है ना, हाँ। सो ये आ गया आर इक्वल टू 30 डिग्री, आर मिल गया, आई मिल गया, कॉस आर
जब सब आई आर पता है तो सब वैल्यूज प्लग इन कर दो, डी इज इक्वल टू टी, टी इज √3। देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत कम ऐसा होगा कि फालतू में ये नंबर आपको दिए हुए हैं, जब भी आपको ये नंबर दिखें तो आप समझ जाना कि स्टेज इज सेट फॉर यू, नो क्लीन कैलकुलेशन होगा आपका, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, आराम से आप करोगे। दिस इज नॉट सीबीएसई बोर्ड, दिस इज जेई मेंस। वो करके देखते हैं सब, इतना कि आप बेकार में कैलकुलेशन टाइम में वेस्ट मत करो। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है बस। √3 साइन आई माइनस आर 15, 45 माइनस 30 अपॉन कॉस 30। वो √3 भी इसलिए दिया है कि √3/2 आएगा, ये मर जाएगा, ऊपर 2 जाएगा, 0.26 इंटू 2, 0.52 विल बी आंसर। दिस विल बी योर लेटरल डेविएशन, मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी वो, ठीक। चलो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। प्रिज्म हो गया, टीआईआर हो गया है, प्रिज्म है, टीआईआर। नाउ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये हमने जितना कवर किया है प्रिज्म टीआईआर सब क्या था, ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, टीआईआर हो गया, दिस वाज ऑल पर्टेनिंग टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। तो अब हम जा रहे हैं किस डोमेन में, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस और स्फेरिकल सरफेसेस। ये हमारी कर्व्ड सरफेस है इस तरीके से, ठीक। इसका ये एंड जो है स्फेरिकल है, और इसको आप कंप्लीट करोगे तो एक इट विल बी पार्ट ऑफ ए सर्किल, और इसका कहीं पे एक सेंटर होगा, वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके मिड पॉइंट से आप ये पॉइंट मार्क करो, इसको हम पोल बोल सकते हो या सिर्फ पी बोल सकते हो, जनरली मिरर केसेस को पोल बोलते हैं। और ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस टाइप की ड्रॉ होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा मीडियम, इसके साइड जो है वो कुछ अलग है, इसके साइड कुछ अलग मीडियम है। और अभी तक हमने जो पढ़े हैं केसेस, उसमें जो बाउंड्री सरफेस थी वो कैसी थी, फ्लैट थी, इधर म्यू है इधर कुछ और है, तो ये फ्लैट था। अब ये कर्व्ड है, इधर कुछ और है इधर कुछ और, ऐसा है, कर्व्ड है, इधर कुछ और है इधर कुछ और, या उल्टा कर्व है, राइट। तो यहाँ पे यार इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक। पहला काम, हमारे पास है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O, इसकी इमेज कैसे बनेगी वो समझना है पहले तो, इम्पॉर्टेंट। इसकी इमेज बनानी है इधर से, एक रे चला लो, एक रे चला लो ऐसे, इस पॉइंट पे आके रुकेगी, इसको बेंड होना है, बेंड होनी चाहिए नॉर्मल। हमेशा याद रखो कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल ड्रॉ करना सबसे इजी काम है। सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जहाँ पे नॉर्मल खींचना है तो उसको सेंटर से अपन ज्वाइन कर देंगे, नॉर्मल अपने पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। एक्सटेंड कर लो करना है तो इधर नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब हमें नहीं मालूम कि यार μ1 ग्रेटर देन μ2 है या μ2 ग्रेटर देन μ1 है, नहीं पता। ये पता है कि यार मतलब बेंड तो होगी है, तो कुछ कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा। तो अब क्योंकि बेंड कराना है तो हम केस ले लेते हैं। हालांकि जो फॉर्मूला आप लिखेंगे उसका इससे कुछ मतलब नहीं है, बट जस्ट आपको रे डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए हमने ले लिया है μ2 ग्रेटर देन, मतलब
ये रेयर मीडियम हो गया क्योंकि म्यू2 ज़्यादा है, तो ये डेंस मीडियम हो गया। अब देखो रेयर से डेंस में जब जा रही है ये, तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जाती तो ऐसे जाती सीधे, अब घूमना है इसको इधर या इधर, इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हल्का सा इसको हम लोग इस तरीके से बेंड करा लेंगे। कलर दूसरा इसका, कलर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ गाइस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कंफ्यूजन को हमें कम करना है। वाइट ही रखते हैं, ये नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। ठीक, इस ग्रीन लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ मैं। देखो एक तो रे हो गई जो ऐसे निकल गई। अभी इमेज बनाने के लिए चाहिए थी दो रे। दूसरी हमेशा लेते हैं सिंपल नॉर्मल, मतलब जो सेंटर से पास हो रही, तो निकल जाएगी सीधा, नॉर्मल पड़ेगी सीधा निकल जाएगी। ये दोनों रेज एक्चुअली कट करके यहाँ पे हमारी इमेज बना देंगे। दिस इज द रियल इमेज ऑफ दिस मॉडल। ठीक, क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई और रियल भी। अब यहाँ पे रियल भी बन सकती थी, वर्चुअल भी बन सकती थी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या था। तो जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। तो आपको जरा फॉर्मूले को इंटरप्रेट करो और उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि इसके एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम बोलते हैं डियर यू, वही पुराना घिसा पिटा, यहाँ से ऑब्जेक्ट यू। इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम बोल देते हैं स्मॉल v। ठीक, यहां से डिस्टेंस मेजर किया। इनमें आपस में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। जस्ट बी विद मी, इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू इंटरप्रेट दिस फॉर्मूला। अगर आपने वो मिस किया तो आप हर प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो। इसका रिलेशन ये होता है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब कुछ चीजें, पहली चीज knowns you will put with the sign, unknowns as it is, जैसा आप करते आए हो। ठीक, now what is mu1 and what is mu2? What is mu1 and what is mu2? आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। किसी और बुक से किसी ने पढ़ा, कोई वीडियो देखा और कंफ्यूज हुआ तो मुझसे आके मत बोलना बाद में कि सर ये हो नहीं रहा प्रॉब्लम उससे। तो ध्यान से सुनो इस चीज को। mu1 ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। म्यू2 दूसरा वाला जो बच गया, अगर आप ये याद रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आप म्यू2 म्यू1 को उस तरीके से रटोगे कि ये म्यू1 रेयर वाला था, म्यू2 डेंस वाला था, इसलिए मैंने यहाँ म्यू2 माइनस म्यू1 लिखा है, तो ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए जैसा बुक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो हर केस में इस फॉर्मूले का नया वर्जन निकाल के आपको देंगे और आप होगे भयंकर तरीके से कंफ्यूज। मैं आपको एक सिंपल बोल रहा हूं,
म्यू टू म्यू वन, ये फॉर्मूला ऐसा ही रहने देना है आपको। बस ये याद रखना है कि सर ने बोला था म्यू वन वही है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, और म्यू टू वो है जहां पे इमेज बन रही है, बस दूसरा वाला। ठीक। द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, जो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। मेरे डेरिवेशन प्लेलिस्ट में ये डेराइव उसमें है, पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप इसको देखना पूरा वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव सम टाइम। डेरिवेशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस। ज्योमेट्री यूज करके होता है, कुछ नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मेन थिंग इज एप्लीकेशन। तो ये कर्व्ड सरफेस है। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएंगे वो वी निकालने पे होंगे। जैसे आप लेंस फॉर्मूला यूज करते आए हो वैसे यूज करना है। अच्छा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, कुछ लीनियर ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा? नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज, अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके की इमेज, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यूवी इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो आप पढ़ते आए हो लेंस के लिए v बाई यू, इसमें हो जाएगा एक फैक्टर और म्यू वन बाई म्यू टू टाइम्स v बाई यू। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर स्कोप का है डियर, लेकिन क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी भी दे चुका है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतना कैसे याद रखेंगे? लेंस फॉर्मूले में v बाई यू होता है, इसमें बस म्यू वन बाई म्यू टू और एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेंस के लिए ये म्यू वन म्यू टू दोनों वन हो। क्यों? लेंस के दोनों साइड डियर एयर होती है, इसलिए आपने इसको वन वन करके v बाई यू पढ़ा है 10th में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इधर म्यू वन है इधर म्यू टू है, इसलिए म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई विद द साइन एंड यू विल गेट द मैग्निफिकेशन। उल्टी सीधी इमेज जो भी होगी वो साइन से पता चल जाएगा, राइट। तो अब इस पे करेंगे एक क्वेश्चन फटाफट। मैं इस पे एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम भी कम है, सीधे अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका वो जो मैं पॉइंट एम्फसाइज कर रहा हूं वो चीज वी विल कवर दैट। देखो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बोर्ड में, जेईई मेंस में सब जगह आ चुका है। हमारे पास एक ग्लास का ऐसा एक स्फेरिकल सॉलिड ये सॉलिड ग्लास स्फेयर है, ठीक। इसमें है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें जो है इसका सेंटर ये सी है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे हमने खींची है, और यहाँ पे एक एयर बबल है बी के ऊपर। बी जो है क्या है, एक एयर बबल जो कहीं से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें रह गया अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझ लो, एयर बबल इसमें रह गया बी पे, ठीक है। बीसी हमको गिवन है, बीसी इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर और हमें इसकी रेडियस दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो म्यू है वो 1.5 भी दिया हुआ। इधर एयर है, इधर एयर है, इधर भी एयर है। ऑब्जर्वर अंकल हैं पी पे, जो इस बबल को ऑब्जर्व कर, यहां से एयर से ऑब्वियसली ग्लास तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, बाहर से ये इस बबल को देख रहा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट पॉइंट पी। तो क्या निकालना है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बबल as seen by observer
एट पी। ठीक, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये तो पहली बार आप कर रहे हैं। तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस है, डेटा दिया हुआ है जो मतलब का है, इमेज पोजीशन निकालनी मतलब v निकालना है, मतलब फॉर्मूला रिकॉल हो गया अपने डेटाबेस से, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। सबसे पहले लिखा फॉर्मूला। अब μ2 μ1, जो टिपिकल बच्चे गलती करते हैं इसको लेते हैं μ1। क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं है कॉन्सेप्चुअली कि भाई μ1 ये होता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कौन ऑब्जेक्ट, किसको देखा जा रहा है, बबल को। बबल कहां है, ग्लास में। पूरी कहानी उल्टी हो गई है, μ1 इज 1.5। बस यही गेम मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। इस फॉर्मूले में अपने को याद रखना है कि μ1 μ2 एनी गैसेस, μ2 क्या होगा 1, क्योंकि ये हमारा यहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, अब आती है यू की बारी। यू यार ये हमारा पॉइंट ऑफ, जिसको पोल बोलते हैं, इसलिए इसको पी नहीं बोल सकते, मान लो कुछ बोल देते हैं इसको अपन एस। हमको चाहिए ये डिस्टेंस यू, तो क्या होगा 40 माइनस 20, लेकिन प्लस का, क्योंकि हम प्लस में, ये प्लस साइन कन्वेंशन, ये प्लस, u इधर है, सो u प्लस का 20 सेंटीमीटर विच इज 40 माइनस 20 किया मैंने। बाय द वे इसको मत ले लेना u यार प्लीज, जल्दी जल्दी, ये u कहीं से नहीं है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है, हमें यहां से चाहिए होती है जहां से बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। म्यू हो गया प्लस का 20, अब बचा r, r अपने को दे रखा है 40, r भी प्लस का है, r प्लस का, क्योंकि ऑब्जर्वर इस साइड है तो ये इस तरह से r प्लस प्लस। एंड नाउ वी विल चिपकाउ द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर्स। So let's put the values here. I'm using this much space. So ये आ जाएगा μ2 मतलब 1 by v माइनस μ1 1.5 by u, u is प्लस 20, छाप दिया इधर, μ2 माइनस μ1, तो ये हो गया 1 माइनस 1.5 अपॉन r विच इज प्लस का। इस स्टेप में बहुत ध्यान से करना है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तरह तरह की चीजें आएंगी, आपको ध्यान से प्यार से इसमें वैल्यूज डालते टाइम कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, राइट। यहां से आ गया 1 बाई वी इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, ये 1.5 बाई 20 प्लस का चला जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का आएगा 0.5 अपॉन 40, राइट। यहाँ से यार एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम है, ये हो गया 3, ये हो गया 2 3.5, सो ये आ गया 2.5 बाय 40, ये हो गया 1 बाई वी, सो वी आ गया 40 अपॉन 2.5, और अपने आप देखो ये प्लस में आया है, हमने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिकली प्लस में आया है, मतलब इमेज जो होगी वो इसी साइड होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। 16 सेंटीमीटर, तो 16 यहाँ। अब देखो एक चीज और भी, ये v जो आया है कहाँ से आया है, इस पॉइंट से। UVF जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये हमारे पोल, जिसको हम ये पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से हमारा बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ से मेजर होती है, तो यहाँ से प्लस में 16, तो ये पूरी डिस्टेंस थी 20, तो मतलब ये थी नहीं सॉरी ये 40 थी, ये 40 थी और ये 20 है, तो यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा, इसके पहले ही मिल जाएगा,
यहां पे आपको इसकी इमेज। ठीक, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, इसी प्रॉब्लम में सब कुछ सेम है, मुझे एटलीस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो सही से बस। ऑब्जर्वर को मैं कुछ और चेंज नहीं कर रहा हूं, ऑब्जर्वर को मैं इधर ले आया, सब कुछ सेम है, मुझे यू वी एफ आर सब लिख के दिखा दो, दैट्स इट। और फाइनल इक्वेशन, जस्ट एवरीथिंग इज सेम। देखने वाला बंदा घूम के इस तरफ आ गया, दैट्स इट। एक चीज याद रखना, जब देखने वाला बंदा घूम के इस तरफ आया है तो आपका पोल जो होगा वो चलो, आई होप लिख लिया होगा आपने। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर जगह थोड़ी बची हुई है। हम वहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा एस डबल डैश है, तो पहले यू लिखेंगे हम, तो माइनस का 40 और 20, तो माइनस का 60। डू यू गाइज अग्री? आर माइनस का 40, आर इज दिस साइड नाउ, और बाकी सब म्यू1 म्यू2 का रोल सेम है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन दोनों साइड से पूछा जा चुका है, इधर से भी, जेई मेंस से भी है, दोनों साइड से पूछा जा चुका है, इधर से भी इधर से। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम ऑब्वियसली, एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको 29 का जो टेस्ट है उसमें पूरे ऑप्टिक्स पूरा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वी हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 2 क्लासेस बिफोर। तो हमारे पास 2 ही क्लासेस बची आज के लास्ट क्लास, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट। काफ़ी कुछ कवर करना है अभी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो चालू भी नहीं किया है, वो पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है एक सेशन के लिए। इसके बाद एक सेशन हमें और मिलेगा नेक्स्ट थर्सडे, उसमें हम इसको पूरा कवर करेंगे एंड टू एंड। अभी हमने रे ऑप्टिक्स में पीस बाय पीस पढ़ रहे हैं, प्रिज्म पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन, TIR सब पीस बाय पीस पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में फाइनली अच्छा क्वेश्चन कैसा बनता है, इन सारे सिनेरियोज को वी कंबाइन इन सिंगल प्रॉब्लम, राइट। मिरर भी होगा, पानी भी होगा, लेंस भी होगा, सब कुछ होगा। तो तब हमको, जब हम इनको अच्छे से कर पाएंगे तभी उसको टारगेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। देखो लेंस एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ बाउंडेड मीडियम बाय 2 कर्व्ड सरफेस और 1 फ्लैट और 1 कर्व्ड सरफेस। लेंस क्या होता है, इट्स ए बाउंडेड मीडियम। इस डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं वैसे यार, बट कभी किसी ने पूछ लिया, मीडियम बाय 2 spherical surfaces, 2
कर्व्ड बोल दो यार, है ना, स्फेरिकल तो पूरा स्फेयर लगता है। टू कर्व्ड सरफेसेस और वन कर्व्ड प्लस वन फ्लैट सरफेस, ऐसा कोई एक बाउंडेड मीडियम आप बना दो तो वो लेंस की तरह काम करेगा। सो लेंस कैसे कैसे होते हैं? लेंस हमारे होते हैं, ये तो होता है कॉन्वेक्स फैमिली और एक होता है कॉनकेव फैमिली। ये कैसा है? कॉनकेव फैमिली। टिपिकली अगर एयर में रखा जाए इनको, अगर इनको एयर में रखा जाए और एक ग्लास से बने हो तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग रहता है, मतलब ये कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम को। ये सब बेसिक्स आप पढ़ चुके हो 10th में, ठीक है। तो एयर वैक्यूम में ये कन्वर्जिंग होगा और ये डाइवर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स फैमिली, इसको मैं फैमिली बोलूंगा, सॉरी गाइस। कॉन्वेक्स फैमिली और ये कॉनकेव फैमिली। फैमिली क्यों बोल रहा हूं? अब ये चीज़ इन्होंने 10th में मुझसे पढ़ा, उनको मालूम होगी। फैमिली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेंस हो सकते हैं जो शायद दिखने में कॉन्वेक्स ना लगे, लेकिन वो कॉन्वेक्स ही होते हैं, ठीक है। इनका सर नेम कॉन्वेक्स आएगा। मतलब कैसे? कॉन्वेक्स फैमिली वो फैमिली है, इनका बोल रहा हूं, जो थिकर इन द मिडल थिकर इन द मिडिल हो और थिनर एट द एजेस। आप इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, थिकर इन द मिडिल, थिनर एट द एजेस, मतलब वो कॉन्वेक्स फैमिली है, मतलब वो कन्वर्जिंग मींस एयर में। और इनका होता है थिकर एट द एजेस एंड थिनर इन द मिडिल। जो डेफिनेशन आपको 10th में पढ़ाई गई है, कहीं और से अगर आप पढ़ के आए हो फिजिक्स तो उसको आप अनलर्न कर दो। थिनर इन मिडिल, ठीक। क्या फायदा है इसमें? फायदा ये है कि अगर मान लो मैं आपको कुछ ऐसा लेंस बना के दिया, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। अब आप इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको एक डेफिनेशन ठीक से पता नहीं है। अब क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? एजेस पे क्या है? थिकर है, मिडिल में थिनर है। तो ये है तो कॉनकेव है, तो ये मतलब फैमिली इसकी कॉनकेव है, लेकिन ये कॉनकेव तो नहीं लग रहा है, मतलब कुछ तो इसमें अलग है, इसका अपना भी कुछ फ्लेवर है। इसका अपना फ्लेवर ये है कि ये प्लेन भी तो है, लेकिन इसका सरनेम कॉनकेव होना चाहिए क्योंकि इसकी फैमिली कॉनकेव है, क्योंकि ये थिनर एट द मिडल है, तो उसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। इस तरीके से नेम डालते हैं इसका, प्लेनो कॉनकेव। अगर मान लो ऐसे बनाऊं मैं इस तरीके से, कॉन्वेक्स फैमिली है क्योंकि ये थिकर इन द मिडल है, बट इसके पास अपना कुछ फ्लेवर है, वो है प्लेन, तो जगह प्लेनो कॉन्वेक्स। हमेशा याद रखो फैमिली का नाम बाद में आता है, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स बाद में आएगा, ठीक। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। फैमिली कॉनकेव, ये देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये आप गलत कर भी दो एक बार, क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जेंट होगा। इसका नेचर डाइवर्जेंट है बिकॉज अल्टीमेटली बिहेवियर फैमिली से आता है, और वो ये है कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और एक लास्ट, इसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल जाता है मेरे लिए। ये थिनर एट द एजेस है, थिकर इन द मिडिल है, तो होगा तो कॉन्वेक्स। दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसके अलावा जो ये वाले होते हैं टिपिकल, इनको या तो सिर्फ कॉन्वेक्स बोल दो, कॉनकेव बोल दो, या फिर एक अगर आपको बहुत इज्जत देनी है इनको भी, कि इन सबके पास कुछ है अपना नाम, हमारे पास सिर्फ कॉन्वेक्स कॉनकेव तो हमारी फैमिली है, बाकी हम कुछ नहीं, आप हो बाई कॉन्वेक्स और आप हो बाई कॉनकेव। बट अगर वो बाई वर्ड हटा दिया जाए, खाली कॉन्वेक्स लिखा जाए, तो इसको अनाथ मत समझ लेना, ठीक है। तो ये है वही बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। आपके सिलेबस में ये सब कुछ आ सकता है। अब 10th नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनाने वाला इन किसी भी लेंसेज पे आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब जो हम लेंस पढ़ेंगे फॉर्मूला, वो एकदम जनरल होगा, जिससे हम इन सब की फोकल लेंथ जज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आज हम कर रहे हैं, और वो है बस लास्ट टॉपिक आज का। आई होप यू गाइस कैन थोड़ा सा स्टे पुट, है ना, मतलब बस लास्ट टॉपिक है, 5-10 मिनट चाहिए मुझे। लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज यूज फॉर डिराइविंग the focal length of any lens. Let's put the heading, very important guys. I cannot emphasize more how important this is from an exam point of view. Lens maker formula. Lens maker formula. इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ लेंसेज टू मेक लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो किसी ने तो उसको मैन्युफैक्चर किया ना भाई, उस फोकल लेंथ का स्पेक्टिकल, तो जो लेंस जो बना रहा है उसके लिए फॉर्मूला, वो एक्चुअली यूज़ करते हैं फॉर्मूला, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया है इंडस्ट्री, जो इसका जो इंडस्ट्री पैरेलेंस है उसी से उसका नाम पड़ गया है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये होता है इस तरीके का है, 1/f 1/f, f is the focal length of the lens, is equal to क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये थक गया है, μ2/μ1 माइनस, मैं सब बता रहा हूँ μ2/μ1 क्या सब बता रहा हूँ, ठीक है, अभी लिख लो बस, μ2/μ1 -1 टाइम्स 1/r1 -1/r2। गाइस इसको इंटरप्रेट करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो पहले इस फॉर्मूले को नोट करिए आप, ठीक। अब बात समझते हैं कि विषय की डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें क्या है। ये तो फोकल लेंथ है, समझ में आ रहा है। एक लेंस मैंने बनाया स्टार्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स, ठीक। इसकी फोकल लेंथ हम बोल रहे हैं f। इसका तो ये वाला सरफेस है, मतलब कर्वेचर, ठीक। इसका कर्वेचर है r1 और इस वाले का रेडियस कर्वेचर है r2। पहले तो ये चीज़ अलग हो गई, आपके 10th का सिलेबस है, 10th में आपको सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाए गए, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स पढ़ाए गए, जिसमें ये रेडियस और कर्वेचर इक्वल होती है। वो एक स्पेशल केस है, हम यहाँ पे जनरल केस कर रहे हैं कि एक ऐसा लेंस इसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ये r2, मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, इस गोले को कंप्लीट करोगे आप तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ये डिस्टेंस r1 होगी। वैसे आप इसको कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे कहीं, इसको मैं c1 बोल देता हूँ, ये c2, नहीं इसको मैं c2 बोलूँगा, सॉरी, रीजन है c1। ऑब्जेक्ट टिपिकली हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे,
तो R1 और R2 कैसे डिसाइड होते हैं? मतलब अगर लेंस मेरे सामने रखा हो, बड़ा ही ट्रिवियल पॉइंट है बट कोई इसको क्लैरिफाई करता नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स स्किप दिस पॉइंट कंसिडरिंग कि जैसे बच्चों को अपने समझ में आ जाएगा। ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा। ऐसे लेंस दिख रहा है ऐसे, तो ये R1 ये R2 ये पहले आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। R1 ये है सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन पहले बार होगा। टिपिकली हम लोग ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं इस साइड। अगर टिपिकल सिनेरियो की बात की जाए तो पहले इस पे हिट होगी रे और फिर इस पे हिट होगी रे, इसीलिए जिस पे पहले हिट हो रही है उसको R1 लिया जाता है। अब इसे मैं लिख नहीं सकता और दिमाग में घुसाओ अपने, ठीक है। R2 ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि उस फॉर्मूले में अगर आपने R1 R2 में गोफअप किया, ये विद साइन है, ये विद साइन डालना होता है डियर। अगर आपने R1 R2 में गोफअप कर दिया तो ये फॉर्मूले का कुछ अलग ही मतलब आ जाएगा, माइनस प्लस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकली यही सिनेरियो होगा, ये वाली सरफेस R1 है यार। अब आई बात μ1 μ2 की। लेंस का जो मीडियम है, जिस मीडियम से लेंस बना है, ग्लास हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम रिजर्व करते हैं μ2 के लिए। तो यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। नो, यहाँ फोकल लेंथ हो रही लेंस की, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ। फोकल लेंथ तो इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो लेंस की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, तो μ2 ले रहे हैं हम लेंस का, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 जिस मीडियम में लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द रोल ऑफ μ1 and μ2 is very clear to us. μ2 is the refractive index of the material of the lens and μ1 is where the lens is kept. Where is lens is kept? In the medium it is kept. So अब इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन हमारे सामने क्लियर हो रहा है। μ2 लेंस का, μ1 जो यहाँ पे देखा था हमने, μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1। ठीक, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर ए वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी कॉमन केस। A convex lens, a equiconvex lens which is kept in air and which is made up of glass, right? So this is a very special case जो आप यूज करोगे ज्यादातर। Equiconvex lens made of glass and this is kept in air। देखो, अब एयर में रखते ही म्यू क्या हो गया, μ1 1 हो गया, तो इसका मतलब 1/f मेरा आ गया। μ2, अच्छा जब μ1 एयर में रखा हुआ है तो μ2 मतलब ग्लास का, तो मतलब सिर्फ म्यू लिखेंगे, फिर बेकार में क्यों μ2 μ1 करना, जब एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। -1 हो गया सिंपल थोड़ा। अब 1/R1 माइनस 1/R2, जरा आप ध्यान दो, R1 ये वाली सरफेस है, R2 ये सरफेस है, तो मैं क्या R1 को प्लस का R लिख सकता हूं? R इसका वैल्यू है, R इज द वैल्यू ऑफ द radius without sign. This is the value and this is the value I'm going to put in the formula with a plus sign. Agree? क्योंकि इस साइड आएगी R1, इस साइड R2 इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, उसकी वैल्यू तो R ही है, लेकिन इस साइड, अग्रीड, इस साइड है तो माइनस, तो R1 R2 प्लस R माइनस R। तो जरा जाते हैं उधर, ये प्लस R है तो ये प्लस R माइनस का 1/-R। दिस इज क्लियर टू एवरीवन?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गाइस ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/2/f, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 भाई 1/r प्लस 1/r इज 2/r, तो 2 को मैंने लगा लिया म्यू माइनस 1 के साथ r नीचे। सो यहां से फोकल लेंथ हमारी आ गई r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इस स्पेशल केस के लिए, तो वो भी हमें याद रखना है। क्यों? वही बात, ये पूरा भयानक फॉर्मूला एक सिंपल स्टैंडर्ड केस के लिए नहीं अप्लाई करना है। अब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन एयर सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कई बार आपके रास्ते में आएगा, तो ये सब करने से टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। टीचर ने उसने आपको ये नहीं बताया था कि वो क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकल तो यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो आपने शायद क्वेश्चन नहीं किया होगा कि ये तो माइनस है, ये वाला प्लस है, राइट? ये फोकल लेंथ डिसाइड होती है कि नेचर ऑफ लेंस क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। अगर लेंस कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव बोली जाती है, और अगर लेंस डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो 10th में पढ़ा है वो शॉर्टकट था। इसको देखो, ये एक वैल्यू है, बिकॉज हमने विद द साइन इंटरप्रेट करके वैल्यूज डाली, तो ये वैल्यूज हैं, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी डाल दिया था। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू हुई, ये एक पॉजिटिव है, और अगर लेंस ग्लास का बना हुआ है तो डू यू गाइज एग्री दिस विल बी ए पॉजिटिव नंबर? 1.5 minus 1. Overall this will be a converging lens, positive, right? अब अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अब हमें ये याद रखना है कि अब जबरदस्ती किसी का साइन मत डालना इसमें, आर एंड ऑल दैट, क्योंकि ये साइन इंटरप्रेट किया हुआ फॉर्मूला है। आप समझ रहे हो बात को? ये साइन इंटरप्रेट किया हुआ फॉर्मूला है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो कि प्लस माइनस, नो, एवरीथिंग इज डन, दिस इज रेडीमेड, जस्ट कंज्यूम इट विद द वैल्यूज। सेम चीज अगर हम दूसरा हमारा स्पेशल केस है, दूसरा स्पेशल केस है वो ये बनता है कॉन्केव। लास्ट चीज गाइस, बस ये लास्ट चीज, इसके बाद वी विल एडजर्न द क्लास, प्रॉमिस। ये R1, ये R2, ये एयर, ये म्यू, वही फॉर्मूला जो बन के आएगा आपका 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1। तो μ1 1 हो गया, तो वहां तो वही आ गया म्यू माइनस म्यू माइनस 1/r1। डू यू गाइज अग्री? इस केस में R1 विल बी माइनस R। इक्वी कॉन्केव लेंस है, R1 को माइनस R लिखूं और R2 को प्लस R लिखूं, R2 को प्लस R लिखूं, उस साइड जा रहा है, तो 1/-R माइनस 1/+R। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 माइनस के साथ, दिस इज और कॉन्केव, वही वैल्यू। नाउ दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, माइनस साइन इज देयर, so this will always be negative. ठीक है? Oh sorry, no this is, हाँ सर this is 1/, so this is एक मिनट, मैंने उधर भी गलती किया क्या? नहीं, उधर सही है, R/2। सो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, R/2 टाइम्स, फॉर्मूला विल गेट डायमेंशनली इनकरेक्ट इफ R is below। ठीक है? सो दिस इज माइनस साइन स्केप्ट हियर, तो आप इनको भी याद रखिए, और जो ये वाले फॉर्मूलेज हैं इनको भी याद रखिए। एक आपको पर्सपेक्टिव में ये दे दूं क्विकली कि ये फॉर्मूला आप कभी अप्लाई कर पाओगे जब लेंस को हम डाल देंगे मान लो वाटर में, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला काम में आना शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए इसका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो वो वाला तो भाई अपना। या फिर कभी कोई कस्टम ये R1 R2 इक्वल ना हुए, कुछ और वैल्यूज़ हुए, तो अब अगर जैसे इतना आप बस और ध्यान रखो कि लेंस अगर हमारा इस तरीके का है, तो ऐसे केसेस में ये तो मान लो R1 इज इक्वल टू R अपने को दिया रहेगा, ये आपको बताया नहीं जाएगा, प्लेन सरफेस है तो इसका R इक्वल टू इन्फिनिटी आपको लेना है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इन्फिनिटी लोगे तो आपके इसके फोकल लेंथ भी निकल आएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस और थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे लेंस का, ठीक है। एक मैं आपको प्लीज होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज डू दिस। आई डोंट वांट टू डू दिस इन क्लास, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इमेज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। गाइज ये अलग अलग जगह आप ऑब्जेक्ट रखते हो, अलग अलग इमेज आती है, मोस्टली ज़्यादा आप अच्छे से जानते हो, 10 में सब रट्टा मार के आप बैठे हो, तो दोबारा नहीं पढ़ना है मुझे, ना पढ़ाना है। तो प्लीज़ आप इसको ऐसे होमवर्क लीजिए कि आप, और रे डायग्राम्स इसके बनाना थोड़ा सीख लो फिर से एक बार, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड 2f, बिटवीन f and 2f, f, all that. Please finish that part. It is there in the booklet. ये आप करोगे, टाइम बचेगा, वो टाइम हमारे किसी क्वेश्चन के काम आएगा।